नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार। आज मुद्दे की बात हम बात करेंगे। अभय सैनी पूर्व प्रधान रहे हैं, व्यापारी भी हैं और आढ़ते भी हैं। इसके अलावा शहरी समाज के जो आंदोलन हो रहे हैं उनके एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं। उनके नेतृत्व में भी कार्यक्रम आंदोलन का और बाकी गहलोत सरकार से मांग चल रही है और उनका लगातार समाज सेवा व्यापार के क्षेत्र में काम चलता रहता है। आज हम बात करते हैं अभय सैनी जी से। तो सैनी जी, सबसे पहले आपको स्वागत। सर, जिस तरह के समाज के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं को लेकर, तमाम मांगों को लेकर, तो ये आरक्षणों को तमाम मांगों की जो सरकार से वार्ता चल रही थी, इसकी शुरुआत किस तरह हुई? आपको कैसे महसूस हुआ कि सैनिक समाज पिछड़ा हुआ है, उनको आरक्षण की जाता, अलग से व्यवस्था की जाए कि सैनिक समाज पहले से ही ओबीसी में है? सैनी समाज की इस मांग के संदर्भ में जो आपने मुझसे पूछा, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने समाज की इस बात को आपके टीवी चैनल के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने के लिए हमसे वार्ता की, उसका आपका बहुत बहुत आभार। पूरे प्रदेश में सभी जातियों की तरह हमारी जाति है, किसानी जीवन जीती है, दूध दही छाछ के साथ अपना जीवन चलाती है, पशुपालन के आधार पर। पिछले दिनों में ऐसा लगा था कि अन्य जाति जो कृषक है उन सबके साथ साथ हमारी जाति कुछ पिछड़ गई है। कई सालों से हमारी कौम में इस बात का महसूस हुई और खास करके उन नौजवानों को महसूस हुई जो नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे यहाँ राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के नाम से एक संस्था चलती है जो पूरे राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में चलती है। उनके कार्यकर्ताओं ने इसकी मुहिम उठाई और ये तय किया कि सरकार से हमारी लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। 24 फरवरी को इस बात की हमें जानकारी लगी। 25 फरवरी को राजस्थान विधानसभा घेराव का एक कार्यक्रम राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के संयोजक सीपी सैनी द्वारा आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, अलवर जिला से संख्या बल भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हम वो लोग पहुंचे, कुछ चुनिंदा लोगों में गए तो वहां हमने देखा कि कौम की एक बड़ी मांग पर युवा जागृत है और वहां पर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आए और वहां से एक मुहिम चली कि अब हमें अपनी कौम की लड़ाई लड़नी चाहिए और कौम का नौजवान जो पिछड़ रहा है, और खास करके पिछड़ इसलिए रहा है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, शैक्षणिक व्यवस्था में वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है जो अन्य जाति के लोगों को मिलता है। वैसे तो सैनिक समाज ओबीसी में आता है, ओबीसी में आने के बावजूद भी ओबीसी के साथ जो जुड़ी हुई जाति है उनके मुकाबले हमारी कौम जो है वो काफी पिछड़ गई है। 25 तारीख का सफल आयोजन रहा। सफल आयोजन होने के बाद पूरे प्रदेश में इस बात का संचार फैला। मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता हुई। मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे कहा कि आप लोग संघर्ष करिए, सभी जातियों को कुछ ना कुछ मिला है, अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। उसी स्थिति को हमने ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया कि हम प्रत्येक जिले से इस आवाज कार्यक्रम करेंगे। पहला कार्यक्रम का अवसर अलवर जिला सैनिक महासभा को मिला और यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम अलवर जिला सैनिक महासभा और समाज के अन्य संगठन जो हमारे यहाँ पर समाज के कार्यक्रमों को चलाते हैं, चाहे वो सामूहिक विवाह हो, चाहे समाज उत्थान के कार्यक्रम करने वाले हो, चाहे छात्रावास हो, इस तरह से भिन्न भिन्न संगठनों ने मिलकर 28 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें जन सैलाब उमड़ा। देश आजाद होने के बाद अलवर जिले में शहर के बीचों बीच सैनिक समाज की पहली बार पंचायत हुई और जैसे अलवर में ये पंचायत हुई और इसका प्रचार प्रसार हुआ, लाखों की संख्या में लोग थे। पूरे प्रदेश में जिससे खबर गई, उसके बाद करौली कार्यक्रम हुआ, दौसा कार्यक्रम हुआ, सवाई माधोपुर कार्यक्रम हुआ, ऐसे भिन्न भिन्न करीब 9 जिलों में हमारे कार्यक्रम हुए थे। इसके आंदोलन के साथ साथ ही हमारे समाज में एक संगठन जो कि संघर्ष समिति के नाम से काम चला रहा था, जिसके नेतृत्व मुरारी लाल जी, वासुदेव जी, अन्य साथी कर रहे थे, उनके द्वारा भी 12% सरकार से हमारी कौम को जनगणना के आधार पर उसका मांग की जा रही थी। उधर राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड की तरफ से 11 सूत्रीय मांग का सरकार से मांग की जा रही थी जिसमें आरक्षण प्रथम मुद्दा था। संगठन अपने अपनी जगह काम कर रहे थे। सरकार को हमने बहुत ज्ञापन दिए, जिला स्तर से ज्ञापन दिए, दोनों संगठनों ने निचले स्तर से लेकर अपर स्तर तक ज्ञापन दिए। वो हजारों की संख्या में थे, लेकिन सरकार ने हमारी मांग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके पश्चात हमने सोचा कि आखिर ऐसा क्या रास्ता होगा जिस रास्ते सरकार का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो। हमारी एक टीम ने यह तय किया कि सरकार शायद अभी हमारी बात को सुन नहीं रही है, इसलिए हमने भी वही रास्ता अपनाने का प्रयास किया जो आपको याद होगा गुर्जर जाति के लोगों ने अपनाया और उन्हें भी सरकार ने बीसी के एक अलग आरक्षण दिया। हमने तय किया कि हम सरकार तो क्यों ना हम इसका ध्यान आकर्षण कराएं और भरतपुर जिले में अरोधा के पास हमने ये हलेना के पास एक जगह है जो नेशनल हाईवे 21 से होकर गुजरती है, उस हाईवे को हमने शांतिपूर्ण वहां जाकर 15 जून को हमने जाम लगाया। 6 दिन तक हमारा जाम रहा। सरकार के मंत्री महोदय से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने मुख्यमंत्री से वार्ता कराने के लिए आश्वासन देके हमारा वहां से धरना हटवा दिया। उन्हीं दिनों में राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के संयोजक महोदय ने भी मनोहरपुर में एक आंदोलन की चेतावनी देकर वह सभा की। चक्का जाम करने की बात जब उन्होंने कही तो वहां
पर कोटपुतली के विधायक और कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, जो कि होम मिनिस्टर भी है, गृह राज्य मंत्री भी है, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपके मुख्यमंत्री शीघ्र बात कराएंगे और आपके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। हम लोग बड़े शांतिपूर्ण आंदोलन करने के पश्चात इस आशा में थे कि मुख्यमंत्री महोदय से हमारी बात होगी, राज्य के मंत्री हमारी बात कराएंगे, लेकिन 3 महीने तक किसी भी मंत्री ने हमारी मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं कराई। जब मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं कराई तो हमारे संगठन जो आंदोलन में काम कर रहे हैं, मुरारी लाल जी का संगठन और सीपी सैनी का संगठन, इन दोनों संगठनों को मिला के हमने फूले आरक्षण संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन से काम चालू कर दिया। फूले आरक्षण संघर्ष समिति ने तय किया कि अब हमें आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा और हमने अरोदा में उससे उस उग्रता का आपके सामने परिचय। जब हमें 3 महीने तक नहीं किसी ने मिलवाया तो हमने पुनः सोचा अब क्या करना चाहिए, तो हमने तय किया कि नौजवान को 15 सितंबर को और इस आंदोलन को फूले आरक्षण संघर्ष समिति 12 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन करेगी और 12 सितंबर को हमने रेल रोको आंदोलन तय कर दिया और 15 सितंबर को हमने जयपुर जाम का आंदोलन की घोषणा कर दी। सरकार ने हमसे वार्ता की, 12 तारीख की बात सुनकर 9 सितंबर को सरकार से हमारी वार्ता हुई और उसमें समाज कल्याण मंत्री टीकाराम जूली जी बैठकर चर्चा हुई। हमारे मुद्दे वही थे, 11 सूत्री मांग और आरक्षण मुख्य मुद्दा। मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता कराने का वादा आदरणीय टीकाराम जूली जी ने भी किया था। उन्होंने 13 तारीख को हमारी बात मुख्यमंत्री जी से कराने के लिए कहा। हमने कहा अगर 13 तारीख को आपने बात नहीं कराई तो 15 तारीख को जयपुर जाम हो जाएगा, फिर हमको आप मत कहना। 13 तारीख को वार्ता नहीं और 15 तारीख को हमारे नौजवान जयपुर पर अपनी मांग को लेकर गए। उन्होंने शांतिपूर्ण अपना बात को मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री की बात जब नहीं हो पाई तो रात को हमारा नौजवान वहीं रुक गया जयपुर में और तो उनको ऊपर रात को लाठीचार्ज कर दिया सरकार ने और लाठीचार्ज में हमारी कौम के 84 लोगों को जेल में डाल दिया। ये पहला अवसर था जब कोई जाति का व्यक्ति किसी चीज की मांग करने के लिए बार बार सरकार को आगाह कर देता है, उसके बाद भी सरकार उस पर ध्यान नहीं देती, तो आखिर वो व्यक्ति क्या करेगा। गुर्जरों ने बहुत मेहनत की, अन्य जाति के लोगों ने बहुत मेहनत की, उन लोगों को भी आंदोलन करना पड़ा तब चीज मिली। तो हमारे कौम के लोगों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उससे पूरे प्रदेश में कौम में बहुत तेजी से रोष प्रकट हुआ और पूरे प्रदेश के अंदर सरकार के नाम ज्ञापन देना चालू हुआ। मुख्यमंत्री महोदय ने जब ये आंदोलन हमारा तेजी से, उन लोगों ने हमसे वार्ता करना चाहिए, वहां भी हमारे साथ एक धोखा कर दिया। धोखा रहा कि सरकार ने हमें 2 पक्षीय वार्ता के लिए बुलाया, जबकि हम दोनों के आंदोलन एक रूप में चल रहा है। हम सब लोग एक जाजम के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा नौजवान जो है वो प्रदर्शन का कार्य कर रहा है और हमारी जो एक टीम है जो फूले आरक्षण संघर्ष समिति चल रही है वो उस व्यवस्था को संभाल रही है। एक नौजवान टीम काम कर रही है, एक बुजुर्ग टीम काम कर रही है और दोनों टीमों का एक साथ हमारा मुख्यमंत्री से वार्ता होनी चाहिए थी, लेकिन वहां भी हमें 2 भागों में बांटकर अलग अलग वार्ता कर दी और प्रदेश को प्रदर्शन दिया कि सैनी समाज 2 भागों में बटा हुआ है, सैनी समाज एक भाग में है। मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत आराम से बात की। हमने कहा कि जो मेरे नौजवानों पर, कौम के नौजवान बच्चों ने जो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए जयपुर आया था, जो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए अरोदा में जाम लगाया था, जिन्होंने अपनी हक की लड़ाई की मांग का सरकार को ध्यान आकर्षण कराने के लिए उदयपुर वाटी में जिन्होंने जाम लगाया था, बयाना में जिन्होंने जाम लगाया था, उनके खिलाफ हुए मुकदमे सरकार वापसी ले। हमारी कौम को भी अन्य जातियों की तरह बोर्ड और निगम का लाभ मिले। आप सब लोगों को पता है एससी है, मेवात विकास बोर्ड है, देवनारायण बोर्ड है, माटी कला बोर्ड है, केस कला बोर्ड है, विप्र कल्याण बोर्ड है। तो आखिर ऐसा क्या कमी है सैनी समाज के योद्धाओं में, सैनी समाज की कौम में, जो सैनी समाज के कौम के लिए सरकार अपना एक बोर्ड क्यों ना बना दे। हम ये चाहते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फूले, जिन्होंने देश और देश की दिशा बदली थी, दशा को देखकर उन्होंने कार्य किया था, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शोषित, गरीब और पीड़ित के लिए पढ़ाई की बात करी। उन्होंने कहा था जब पढ़ाई का मार्ग खुलेगा विकास होगा। उन्हीं की धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फूले, जो हिंदुस्तान में नारी शिक्षा में पहली शिक्षिका रही, जिन्होंने नारी शिक्षा को महत्व देते हुए अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा को आगे बढ़ाने पे लगा दिया, उनको भारत रत्न दिया जाए, हम यही तो मानते हैं। अन्य जाति के महापुरुषों को सरकार के द्वारा उनकी जयंती पर छुट्टी की जाती है, अवकाश रखा जाता है। हम भी तो ये कहते हैं कि उस दिन हमारी भी महापुरुष की जयंती के ऊपर छुट्टी रख दी जाए, ताकि उनकी भी गुणगान किए जा सकते हैं, ताकि आगे आने वाले भविष्य में उन लोगों के आदर्श को ध्यान में रख के ये कौम अपना अगला विजन लेके चले और इस देश के अंदर सैनी समाज भी एक नई जागृति में, एक नई उन्नति में अपनी भागीदारी निभा सके। हम यही तो चाहते हैं। हम यही तो कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अन्य जातियां पिछड़ गई है, वैसे सैनी समाज भी पिछड़ गई थी।
देश आजाद हुआ जब आपने SC ST जाति को पिछड़ी जाति मानते हुए, शोषित जाति मानते हुए, छुआछूत की जातियों को मानते हुए उनको सही समान अवसर मिले, इसलिए उनको SC और ST का दर्जा दिया। आपने देखा कि अन्य जाति पिछड़ी हुई है, OBC में आपने स्थान दिया, लेकिन OBC में हमारी जाति बहुत ज्यादा पिछड़ गई है, इसलिए हमें चाहते हैं कि उनको एक विशेष पैकेज देकर उस जाति को समान जीवन जीने के लिए हमारी जाति को हमें भी हक दिया जाए। हम यही तो कहना चाहते हैं कि देश आजाद हुआ जब शहर के आजू बाजू में सैनी समाज की बस्ती हुआ करती थी, हमारी जमीनें आपने सस्ती दर पर DLC रेट पर ले ली और दी भी उन लोगों को जो लोग सरकारी नौकरी में दूसरे जगह से चलकर आए। एक प्लॉट की जितनी कीमत थी उतना आपने हमें 1 बीघा धरती का पैसा दिया। 40 साल उस व्यक्ति ने नौकरी की और जिस दिन वो अपने गांव गया उस प्लॉट को बेचकर उस अधिक पैसा लेकर चले गया। जमीनें तो सरकार आज भी अधिग्रहण कर रही है, लेकिन उनको DLC रेट नहीं, उनको DLC रेट का 4 गुना पैसा दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि अब सरकार में वो लोगों की जमीन जा रही है जो सरकार के भागीदार है। सैनी समाज के साथ धोखा हुआ, सैनी समाज की जमीन के ऊपर रेलवे स्टेशन बना, सैनी समाज की जमीन के ऊपर स्कूल बनी, सैनी समाज की जमीन के ऊपर बस स्टैंड बना, सैनी समाज की जमीन के ऊपर सारे सरकारी और जितने भी ऑफिस बने वो हमारी जमीन के ऊपर बना, लेकिन हमारी जमीन को, हमारी कौम को उसका लाभ नहीं मिला। हमारी कम भाव में ले ली, जमीनें खत्म हो गई, हम भूमिहीन हो गए। हम भूमिहीन हो गए तो हमारे पास रोजगार नहीं है। आप देखिए, आप भी पूरे प्रदेश में नजर मार के देख लीजिए, सैनी समाज का कोई मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना भी नहीं, कोई हवाई जहाज की पेट्रोल बनाने का कारखाना भी नहीं है। हमारे यहाँ कारखाने तो है, लेकिन हमारे यहाँ समोसा कचौरी बनाने के कारखाने, गोलगप्पे और टिक्की बनाने के कारखाने हैं, चटनी बनाने के कारखाने हैं। हमारे यहाँ पर गेहूं से आटे बनाने की चक्कियां छोटी छोटी लगी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा के पास अगर कार्यक्रम है तो है मोटरसाइकिल सुधारने का काम है, जीप सुधारने का काम है। हमारे यहाँ काम तो है सब्जी बेचने का काम है। आज हमारी कौम में कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है गिने चुने लोग जो लोग उद्योग करते होंगे, लेकिन अगर हम आकलन करें तो हमारी औद्योगिक दृष्टिकोण में भी हम 0.01 के आधार पर आते हैं। शिक्षा का स्थिति भी हमारा बड़ा कमजोर है। पूरे राजस्थान में अगर हम आकलन करें, करौली, सवाई माधोपुर, हिंडौन और हम ये बैकवर्ड एरिया में चले तो हमारे हालात तो SC और ST जाति से भी ज्यादा बदतर है। तो हमें कहने में संकोच होता है, हमें शर्म आती है। हमारे यहाँ तो लोग आराम फरमाने भी आते हैं। हमारी कौम की बड़ी दुर्दशा है। अगर इस कौम को समान जीवन जीने का अधिकार देने की कोई बात करती है सरकार, तो हमें भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए, हमें भी अवसर मिले। अब इन परिस्थितियों में, आज की स्थिति को देखते हुए हम लोग आपसे निवेदन करेंगे, सरकार ने हमारी लगभग सभी बातों पर चर्चा की है। सरकार ने उसे आगे बढ़ाने की बात की है। आरक्षण देने के लिए सरकार ने कहा है कि जो OBC कमेटी है, OBC आयोग जो है उसको महात्मा ज्योतिराव फुले आयोग गठन करने के लिए माननीय मंत्री टीकाराम जूली जी को मुख्यमंत्री ने हमारे सामने निर्देशित किया, लिखित निर्देशित किया। और अगर इस पर सरकार शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं करती है तो सैनी समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन करने की मंशा रखती है जिसको पूरा हिंदुस्तान ही नहीं संसार देखेगा। अब आर और पार की लड़ाई होगी। अब कौम की अस्मिता का सवाल होगा, कौम की इज्जत का सवाल होगा। इन परिस्थितियों में मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मैं बहुत अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता हूं, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूं। आपके टीवी चैनल ने जो आज इस बारे में हमसे जानकारी ली, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपकी जो मांगे हैं, तो प्रमुख क्या मांगे आपसे? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमें 12% का आरक्षण, जो हम चाहते हैं कि हमारी जाति पिछड़ गई, हमें 12% का आरक्षण दे। अन्य जातियों के नौजवान बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार ने निगम और बोर्ड बना रखे, वो निगम और बोर्ड भी हमें दे। और हमारा नौजवान जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए वो मुकदमे वापसी ले, और कानूनी दृष्टिकोण से आने वाले समय में जिस तरह के अन्य जातियों को लाभ मिल रहा है वो मेरी जाति को भी लाभ मिले। क्या स्थिति है आपका आंदोलन? अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो गई थी। मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय समाज कल्याण मंत्री महोदय को निर्देशित किया है और उन्होंने शीघ्र इस पे कार्रवाई करने की बात कही है। हमें समाज कल्याण मंत्री महोदय से मिलना है, लेकिन सरकार की अव्यवस्था चलते हुए, उठक पटक को देखते हुए अभी हमने उनसे वार्ता करना उचित नहीं समझा और शीघ्र हम उनसे कमेटी बात करेंगे। तो अभी जो आप आंदोलन 2 भागों में बढ़ता जा रहा है, जैसा आपने बताया कि इसे सरकार में सभी जगह गलत मैसेज गया, तो शुरू से ही आपको नहीं लगता कि इसको एक मंच पे लाते हैं और उसको जैसे गुर्जर आंदोलन डॉक्टर तोरेलाल बैसला के नेतृत्व में चला, उस तरह एक ही व्यक्ति के नेतृत्व आपको सफलता मिली? प्रथम अवसर में पहली दफे सैनी समाज ने कोई आंदोलन किया है, कमियां रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आंदोलन अभी एक राह पर है। हमारा नौजवान जो है वो राष्ट्रीय खुले ब्रिगेड के नाम से आंदोलन कर रहा है, और हमारी जो बुजुर्ग युवा वैश्यक टीम जो है वो खुले आरक्षण संघर्ष समिति के नाम से आंदोलन कर रही है। दोनों एक मंच पर है, दोनों की मंशा एक है, दोनों की मांग एक है। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं कि सैनी समाज एक मंच पर रहे जिससे इनकी ताकत बढ़ जाएगी, वो लोग हमें बांटने का
दोनों की दोनों टीमें एक साथ काम कर रही है। एक नौजवानों का नेतृत्व करती है, बुजुर्गों का नेतृत्व करती है। हमारे यहाँ एक ही बात है, हमारा आंदोलन दो भागों में नहीं है। हम बात कर रहे हैं अभय सैनी, जो सैनी समाज के अगुवा हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। जूस, शेक्स और फास्ट फूड की दुनिया में जाना माना नाम द हेवंस शेक्स अब आपके शहर अलवर में भी। शीतल रसीले फलों के जूस और शेक सहित लजीज फास्ट फूड की बेहतर वैरायटी 19 रुपए से 99 रुपए तक के वाजिब दाम में। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक 249 रुपए की खरीद पर कोल्ड कॉफी फ्री के आकर्षक ऑफर के साथ उपलब्ध है। जी हाँ, आपकी अपनी जानी पहचानी दुकान अब नए रंग रूप में। शादियों के लिए भी बुकिंग उपलब्ध है। बैठने की उत्तम सुविधा म्यूजिक के साथ। हमारे यहाँ जूस, रेप्स, आलू ट्विस्टर, सिजलिंग, ब्राउनी, पास्ता सैंडविच, बर्गर, वेफल्स और स्मूदी जैसे फास्ट फूड हमेशा आपको तैयार मिलेंगे। वहीं पपाया शेक, पपाया पान, करंट, लीची, मिरांडा और काजू बादाम जैसे शेक्स की कई है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। दुकान खुलने का समय सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक। हमारा पता है द हेवंस शेक्स, अ यूनिट ऑफ फूल जूस एंड शेक्स। दुकान नंबर 1 और 2, न्यू तेज मार्केट, घंटाघर, अलवर। मोबाइल नंबर 6377985412 8952842155। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं अभय सैनी से और उनके समाज के और उनके व्यक्तिगत विचारों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और अब हम आप बात करेंगे व्यापार से संबंधित, विशेषकर किसान और कृषि के बारे में। तो अभी इस समय अलवर जिला, आप प्याज के आड़तिये हैं, तो प्याज बड़े अलवर में स्तर पर उत्पादित होती है। तो इस बार फसल कैसी है प्याज की, और क्या भाव इस समय किसानों को मिल रहे हैं, और कितना ये क्या स्थिति है प्याज की? राजस्थान में अपने आप में एक विशेष मंडी है। सरकार ने भी इसे विशेष जिन्स प्याज मंडी का दर्जा दिया। पिछले करीब 15 साल से अलवर में प्याज का मंडी का चलन हुआ है। उससे पहले पूरा प्याज दिल्ली जाता था। हम सब लोगों ने मन में बैठ के तय किया कि आखिर क्या है जो दिल्ली में प्याज बिक सकता है, अलवर में नहीं बिक सकता। किसानों का हमको सहयोग रहा, आड़तियों का साथ रहा, मीडिया का हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान रहा और ये मंडी खुल गई। आज पूरे हिंदुस्तान में अलवर मंडी अपने स्थान रखती है। इस बार और साल के मुकाबले लगभग 25 से 30% अधिक है। नए एरिया डेवलप हुए। इस बार जो है नए एरियो में बांसुर, बहरोड, तिजारा, नीमराणा, नारनौड़, ये एरिया नए डेवलप हुए और पिछले साल के मुकाबले इस बार प्याज ज्यादा है। उम्मीद है कि भाव भी ठीक है। प्याज में किसी तरह के रोग की बात बताई जा रही है, क्या स्थिति आपको लगता है किसी तरह का कोई रोग है, क्वालिटी कैसी है, क्या पिछली बार के मुकाबले में कुछ सुधार है? असल में क्या है, ये फल और सब्जी का व्यापार है, इसमें हवा पर कार्य व्यापार चलता है और जब हवा पर व्यापार चलता है तो व्यापार की रूपरेखा बदल जाती है। किस्त हैं जो नासिक से संबंध रखते हैं, जो एमपी से संबंध रखते हैं, वो लोग इन बातों का प्रचार प्रसार करते हैं कि अलवर की प्याज खराब हो गई, अलवर में प्याज ठीक नहीं है, जिससे क्या है उनके स्टॉक का पैसा बन जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अलवर में प्याज में कोई रोग नहीं है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत रोग है। अभी वर्तमान में प्याज बहुत सुंदर है, अच्छी फसल होगी, बहुत बेहतरीन भाव रहेंगे और इतनी फसल रहेगी पिछले साल के मुकाबले लगभग 1.5 गुना फसल रहेगी और इस बार बहुत बेहतरीन प्याज के भाव मिलने के आसार नजर आते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इस बार किसानों को अच्छी इनकम होगी, अच्छी फसल के साथ। किसी भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान कृषि रखती है। किसानों के पास आने वाला पैसा ही बाजार में रोटेशन में आता है और अलवर जिला ही नहीं, अलवर, भरतपुर, दौसा और लगभग हरियाणा का कुछ भाग जो है किसानों का मुख्य आर्थिक स्रोत जो है प्याज है। जिससे जब प्याज की फसल होती है तो किसान इंतजार करता है कि प्याज की फसल आएगी जब मैं मेरे बेटे की फीस भरूंगा, मेरी बहन का छूछक भरूंगा, बुआ का भात भरूंगा, पिता के लिए नए कपड़े लेकर आऊंगा, पढ़ाई का इंतजाम करूंगा। ये वो चीजें हैं जिससे शहर के अंदर पैसे का रोटेशन होता है। इस बार मैं उम्मीद रखता हूं
अन्य सालों के मुकाबले काफी अच्छी प्याज होगी और काफी अच्छा भाव होगा। अलवर की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और किसान के चेहरों पर रौनक आएगी। मैं ये मेरी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बताना चाहूंगा। आपने अभी कृषि की बात की, अभी भारत में जो भारतीय किसान यूनियन है उसने आंदोलन किया केंद्र सरकार के काला कानून के खिलाफ, जैसा बताया जा रहा है। तो उसमें जो कैसे आंदोलन किया, आप उसको कितना जायज मानते हैं? और उसकी मांग जो है जिस पर आंदोलन किया, तो क्या मुद्दे ठीक थे? तो आपको क्या लगता है? जो तन लागे सो तन जाने, दूजो पीर परायो के जाने। किसान के दर्द को किसान का बेटा ही समझ सकता है। एसी में बैठकर लेने वाले निर्णय वो लोग नहीं पहचान सकते। मैं टिकैत साहब का समर्थन करता हूँ, मैं टिकैत साहब का आदर करता हूँ, मैं टिकैत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी किसानों की लड़ाई लड़कर उनके प्राण बचा लिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजर हिंदुस्तान व्यवसाय के ऊपर है। अगर टिकैत साहब वो आंदोलन नहीं करते तो आज मेरा किसान ठगा सा महसूस करता और उसे वास्तविक स्थिति का पता लग जाता। टिकैत साहब का आंदोलन सकारात्मक रहा, जिससे किसानों को लाभ होगा। आज नहीं तो कल होगा। भारत के प्रधानमंत्री किसानों की आय तो दुगनी करने की बात करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं करते हैं। अगर काश किसान की उपज का सही व्यवस्था, सही दाम मिलना लग जाएगा तो भारत के किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। कागज उम्र बोलने से नहीं होगा। आंदोलन बहुत सकारात्मक था, उसी का कारण है कि आज किसान बचा हुआ है। अभी जो टिकैत जी की बात चल रही है, तो टिकैत जी ने अभी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो आपको लगता है कि एमएसपी की मांग जायज है? क्योंकि किसानों को कम से कम एक निश्चित अगर फसल का दाम हो जाए तो कम से कम उतने दाम पर तो बेच सकता है। किसान को अभी तक अपनी फसल की जो रेट निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, तो वो कम से कम मूल्य चाहता है। तो क्या मांग किसानों के हित में है? किसानों के हित में है, और खास करके मैं लोकसभा के उन सदस्यों से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो लोग किसान का बेटा है, किसानों की दम पर जो जीत कर लोकसभा में जाता है, लेकिन लोकसभा में जाने के वो भूल जाता है। और किसानों के हित के लिए वो व्यक्ति लड़ाई लड़ता है जिसे लोकसभा में जाने का अवसर नहीं मिलता है, जिससे विधानसभा में जाने का अवसर नहीं मिलता है। अगर लोकसभा में किसान का बेटा किसान के खेत की तरफ नजर करके अगर वह बोलेगा तो निश्चित सरकार के द्वारा मूल्य निर्धारित होना चाहिए। एमएसपी जब तक तय नहीं होगी, जब तक किसान का जीवन यापन नहीं हो सकता। लागत कुछ होती है, पैसा कुछ मिलता है। अधिकतम माल आने पर बाजारें गिर जाती हैं, जिससे किसान को नुकसान होता है। और मैं तो कह रहा हूं फसल में मूल्य निर्धारित के में भी मूल्य निर्धारित होना चाहिए। टमाटर, सेव, अनार, आम, अंगूर, पपीता, नींबू, धनिया, इसकी एक रेट तय होनी चाहिए अन्य राज्यों की तरह। अन्य राज्यों में कमिटमेंट होता है, किसी भी कंपनी का बीज लगाते हैं, उस कंपनी का उसका रेट निर्धारित होता है कि आज जो आपने तरबूज लगाया मेरी कंपनी का लगाओगे 1 बीघा में इतना तो होगा और उसकी ये रेट होगी। अगर इस तरह से निर्धारित होगा तो अलवर का, राजस्थान का और हिंदुस्तान का किसान भी प्रगति की ओर जाएगा। मूल्य निर्धारित होना बहुत जरूरी है। अभी जो हालात हैं, तो किसान को जो खाद और बीज समय पर नहीं मिल पा रहा है, किसान की जो ये बिजली भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है, विशेषकर राजस्थान में ऐसा देखने को मिलता है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसान को खाद, बीज और बिजली समय पर लोगों को उपलब्ध कराए, जिससे खेती को और उन्नत तरीका से किया जा सके? आप वही लेकर आए। मैंने पहले आपसे कहा था, जो लोग एसी कमरे में बैठ के मूल्य निर्धारित करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, कृषि के ऊपर कानून बनाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वास्तविक स्थिति में किसान की क्या परेशानी है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, राजस्थान का किसान संगठित नहीं है, पंजाब का किसान संगठित है, हरियाणा का किसान संगठित है। कहना चाहूंगा राजस्थान में भी अलवर के किसानों से कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं अलवर का व्यक्ति हूँ। हमें समय पर खाद नहीं मिल रहा, हमें समय पर दवा नहीं मिल रही, हमें समय पर लाइट नहीं मिल रही। क्या कभी हमने हमारे विधानसभा के सदस्य को, एमएलए को इस बात को कहने का प्रयास किया? क्या कभी हमने उनको घेरने का प्रयास किया? क्या कभी हम उनके मगलों पर जाकर इस मांग को लेकर जाकर बैठे कि लाइट पूरी मिलनी चाहिए, खाद पूरा मिलना चाहिए, समय पर बीज मिलना चाहिए? नहीं। अब हमको जाति और पाति को भूलकर हमें विकास वाले व्यक्ति की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। से अपनी मांगों को नहीं रखेगा तब तक सरकार भी ध्यान नहीं देगी। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी कहना चाहूंगा, आदरणीय गहलोत जी, आपका ध्यान सरकार और सत्ता को बचाने और बिगाड़ने में तो लगा हुआ है, उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपसे मेरा आग्रह है कि किसान के हित को भी ध्यान रखें। किसान के पास समय पर खाद और बीज नहीं मिलेगा तो राज्य की विकास रुक जाएगा, राज्य कमजोर हो जाएगा, और जब कमजोर हो जाएगा तो उसकी उन्नति नहीं होगी। माली का शब्द का मतलब किसी जाति से नहीं है, माली का मतलब उस
जो धरती की छाती को चीरकर और राज्य की और देश की भूख को मिटाता है, उसके अन्न पैदा करता है, वो माली होता है। जिस राज्य की माली हालत अच्छी नहीं होती है वो राज्य भी अच्छा नहीं होता है। अगर राज्य के किसानों की हालत अच्छी नहीं होगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस राज्य की स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। आप कितनी भी योजनाएं ले आए, आप कितना भी मुफ्त की चीजें दे दें, लेकिन जब तक किसान का पसीने का वाजिब दाम नहीं मिलेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि राज्य की उन्नति होगी। आप उम्र पंचायत समिति से प्रधान रहे, राजनीति से लगातार जुड़ाव रहा है, तो आपको नहीं लगता कि प्रधान के पास विधायक बनना चाहिए? आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, तो भविष्य में किस पार्टी का दामन थामेंगे, किस क्षेत्र से आपको मत है? ये बिल्कुल सही कहा। 2000 में मुझे पंचायत समिति उमरेड में उप प्रधान बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा जीवन का पहला चुनाव था, लेकिन आप सब लोगों के बीच में रहने पर लोग उप प्रधान नहीं, प्रधान के नाम से मुझे जानते। ये भी सत्य है कि जब आदमी राजनीतिक में आता है तो वो आगे बढ़ना चाहता है। मेरी भी लालसा थी। मैंने 2013 में जब मुझे लगा कि राजस्थान विधानसभा में मुझे भी जाना चाहिए, किसानों की हित की बात रखनी चाहिए, मैं उसको जब बड़ी पार्टी लाल मीणा की पार्टी राजपा से मैंने चुनाव लड़ा, मुझे अलवर शहर की जनता ने बहुत अच्छा प्यार दिया, लगभग 18,000 वोट मुझे दिया। वैसे मैं राजनीतिक में करने की मंशा नहीं रखता हूँ, क्योंकि राजनीतिक में झूठ साझ के अलावा कुछ चलता नहीं है, अपनों को ही धोखा देना पड़ता है। लेकिन ऐसा लगता है किसानों की पीड़ा को देखकर कि कहीं अवसर मिला, अगर कोई दल मुझे अवसर देगा तो मैं 100% चुनाव लड़ने की मंशा रखता हूँ। और अगर मुझे लगा कि मुझे इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं इंडिपेंडेंट भी लड़ूंगा, और मुझे लगा किसी अच्छे व्यक्ति के साथ खड़ा होकर उसकी मदद करनी चाहिए तो मैं वो भी करूंगा। मेरा ध्येय नहीं है राजनीति, मेरा लक्ष्य नहीं है राजनीति, मेरा राजनीति करना व्यवस्था तक पहुंचना है। और व्यवस्था किसान के हित में मैं कैसे आने वाले समय में उनकी उपज का वाजिब दाम दिला सकूं, कृषि उपज मंडी समितियों को मैं कैसे सुदृढ़ का बना सकूं, कृषि उपज मंडियों में किसान के माल का वाजिब दाम कैसे मिल सके, इस व्यवस्था का अगर मैं भागीदार बना तो मैं राजनीति करने की मंशा तो रखता हूं, लेकिन स्वयं बनने की इच्छा नहीं रखता हूं। अगर कोई योग्य व्यक्ति आता है तो मैं उसकी भी मदद करने की मंशा है। ऐसी चर्चाएं बताई जा रही है कि इस बार 2023 चुनाव किसी पार्टी से लड़ेंगे, तो साफ साफ बताइए कहां से और क्या पार्टी रहेगी? मैंने अभी कहा पूरा जिला मेरा का ही क्षेत्र है, और ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ लोग मुझे नहीं जानते, जहाँ लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। मेरा कोई विशेष एरिया नहीं है। मैं अलवर शहर विधानसभा से लड़ा था चुनाव, मैं रामगढ़ से भी लड़ सकता हूँ, मैं थानागाजी से लड़ सकता हूँ, वक्त पड़े मैं तिजारा से भी लड़ सकता हूँ, लेकिन लड़ूंगा तभी तब मुझे लगेगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और मुझे लगा कि मुझे किसी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जो योग्य है तो मैं उसकी करूंगा। मेरा ध्येय नहीं है, मैंने आपसे कहा, लेकिन मैं किसी सीडी के साथ चलकर और किसी व्यवस्था का भागीदार बनूं, इसलिए राजनीतिक भी करूंगा। मेरा किसी से कोई द्वेषता नहीं है, मैं किसी दल में नहीं हूं, अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, सब पार्टी के लोगों से मेरी मोहब्बत है। मैं केवल और केवल किसान हित में, मुझे किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री, किसी भी सांसद से अगर अपनी बात जानने का, कहने का अवसर मिलता है तो मैं कहता हूं। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। वक्त पड़ने पर अगर कोई अवसर आया तो पीछे हटेंगे नहीं, योग्य हुआ तो उसकी मदद करने में भी सबसे आगे रहेंगे। किसानों की बात अभी कर रहे थे, तो पूर्वी परियोजना अगर आती है तो उसको लेकर राजनीति हालांकि काफी हो रही है, तो पूर्वी राजस्थान का जो 13 जिले हैं तो उससे कितना किसानों को विशेषकर कृषि के लिए फायदा होगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही। असल में मार्ग में काम होना भी यही चाहिए। अगर हम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को सब लोग मिलकर इसकी आवाज उठाएंगे तो मैं समझता हूं कि अगर ये हो गया तो हिंदुस्तान में राजस्थान आने वाले समय में अमृत उगरने वाला राज्य होगा, खास करके पूर्वी राजस्थान होगा। और पूर्वी राजस्थान की स्थिति होगी, अगर पानी आ गया तो हम किसी भी राज्य से पैदावार, हम इसका समर्थन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पूर्वी राजस्थान के जितने भी फल और सब्जी के आड़ती हैं, हम सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। हम मंशा रखते हैं कि इस परियोजना को सरकार शीघ्र अतिशीघ्र राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे और यहाँ के किसानों को लाभ। राजस्थान की सरकार कैसा काम कर रही है, क्या आकलन है आपका? क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, व्यापार से, कृषि से, तो आप अच्छी तरह आकलन कर सकते हैं। क्या आकलन है? मेरे ख्याल से आप और हम लोग सामाजिक और व्यापारिक बात करें ठीक है, राज्य के आकलनों की व्यवस्था के बारे में आप मुझसे चर्चा ना करें तो ठीक है, क्योंकि मैं तो सब्जी में मूली पालक बेचने वाला रखते हूँ और लोगों के बीच में सेवा करने वाला आदमी हूँ। आप सब लोग, आपको सब पता है सरकार किस व्यवस्था से काम कर रही है, और मुझे लगता है कि इनके प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं देकर आप किसी और मुझसे अच्छे समझदार व्यक्ति से ज्यादा ठीक है। तो ये थे अभय सैनी जी, इन्होंने सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी सिवाय सरकार के कामकाज को लेकर। हम अगले मुद्दे की बात कार्यक्रम में नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अलवर से पुष्प। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे।
दुकान खुलने का समय सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक। हमारा पता है द हेवंस शेक्स, अ यूनिट ऑफ फूल जूस एंड शेक्स। दुकान नंबर 1 और 2, न्यू तेज मार्केट, घंटाघर, अलवर। मोबाइल नंबर 6377985412, 8952842155।